शुरुआत करते हैं पहले भाग से, एक अप्रत्याशित गणराज्य। 1947 में जब देश बना तो 500 से ज्यादा रियासतों को एक साथ लाना और फिर 1952 में दुनिया के सबसे बड़े आम चुनाव करवाना, ये सच में कोई मामूली बात नहीं थी। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात गौर करने वाली है। संविधान के मुख्य निर्माता डॉक्टर B.R. अम्बेडकर बहुत अच्छे से जानते थे कि सिर्फ कानून बना देना काफी नहीं है। उनका मानना था कि संवैधानिक नैतिकता कोई ऐसी चीज नहीं है जो रातों रात आ जाए। उनका स्पष्ट कहना था कि भारत का जो मूल समाज है वो स्वभाव से अलोकतांत्रिक था और लोकतंत्र उसके ऊपर सिर्फ एक टॉप ड्रेसिंग या कहें तो एक ऊपरी परत की तरह काम कर रहा था। अब सबसे अहम बात यह है कि इसी संविधान में कुछ ऐसे प्रावधान भी रखे गए जो आगे चलकर काफी विवादास्पद साबित हुए। सुगत बोस और आयशा जलाल जैसे विद्वानों का तर्क है कि आंतरिक अशांति के नाम पर आपातकाल लगाने की ये जो संवैधानिक लूप होल्स थे वो असल में ब्रिटिश काल के दमनकारी कानूनों की ही एक विरासत थे। मतलब जिन कानूनों से कभी जनता को दबाया जाता था वही इस नए गणतंत्र के संविधान का हिस्सा बन गए। और ऐसा नहीं है कि उस वक्त किसी ने इस पर आपत्ति नहीं जताई। हरि विष्णु कामत जैसे दूरदर्शी संस्थापकों ने तो एक बहुत ही डरावनी चेतावनी दे दी थी। उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि ये आपातकालीन प्रावधान जर्मनी के उसी वीमर संविधान जैसे हैं जिसका फायदा उठाकर हिटलर ने अपनी तानाशाही कायम की थी। उन्हें डर था कि भविष्य में कोई भी सत्तावादी नेता इनका गलत इस्तेमाल कर सकता है। चलिए अब दूसरे चरण की तरफ बढ़ते हैं, सामाजिक समानता का निर्माण। देखिए, लोकतंत्र का मतलब सिर्फ वोट डालना तो था नहीं, इसका एक बहुत बड़ा मकसद सदियों पुरानी सामाजिक खाइयों को भरना भी था। जाति आधारित आरक्षण की व्यवस्था कोई रातों रात लिया गया फैसला नहीं था। अगर हम थोड़ा पीछे जाएं तो 1882 के हंटर कमीशन ने सबसे पहले प्रतिनिधित्व की बात की थी। फिर 1901 में शाहू महाराज ने कोल्हापुर में इसकी शुरुआत की और अंततः 1950 में आजादी के बाद संविधान के अनुच्छेद 15(4) और 16(4) ने इसे एक राष्ट्रीय नीति का रूप दे दिया ताकि समाज के हर वर्ग को साथ लाया जा सके। अब जैसे जैसे ये नीतियां लागू हुईं, कानूनी पेचीदगियां भी सामने आने लगी। यहीं पर क्रीमी लेयर का कंसेप्ट आता है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे इसलिए पेश किया ताकि आरक्षण का फायदा सच में उन लोगों को मिले जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। सरल शब्दों में कहें तो पिछड़े वर्ग के जो लोग आर्थिक रूप से संपन्न हो चुके हैं उन्हें इस लाभ से बाहर रखा जा सके। 50%, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जाति आधारित आरक्षण की ये अधिकतम सीमा तय की हुई है। इसके पीछे की सोच बड़ी साफ है, सामाजिक न्याय और मेरिट यानी योग्यता के बीच एक सही संतुलन बनाए रखना। हालांकि इस पर बहस आज भी जारी है, पर ये सीमा हमारी आरक्षण प्रणाली का एक बहुत ही मजबूत पिलर बनी हुई है। अब आते हैं तीसरे भाग पर, 1975 का आपातकाल। ये वही समय था जिसकी चेतावनी कामत ने सालों पहले दी थी। वो वक्त जब उन्हीं संवैधानिक लूप होल्स का पूरा फायदा उठाया गया और पूरा सिस्टम चरमरा गया। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 1,10,000। ये संख्या वाकई चौंकाने वाली है। ये उन विपक्षी नेताओं, कार्यकर्ताओं और पत्रकारों की संख्या है जिन्हें उस वक्त रातों रात गिरफ्तार करके जेलों में ठूंस दिया गया था। ये स्वतंत्र भारत के इतिहास के सबसे बड़े क्रैकडाउन्स में से एक था। 19 महीनों के उस दौर को इतिहासकार एक पूर्ण सत्तावादी शासन के रूप में देखते हैं। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में आंतरिक सुरक्षा का हवाला देकर नागरिक अधिकार छीन लिए गए। न्यायपालिका और प्रेस को पूरी तरह से दबा दिया गया। यहाँ तक कि हेबियस कॉर्पस यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण के अधिकार को भी सस्पेंड कर दिया गया, जिसका सीधा सा मतलब था कि सरकार किसी को भी बिना कोई कारण बताए जेल में डाल सकती थी। मशहूर इतिहासकार रामचंद्र गुहा ने गणतंत्र के इतिहास को 4 बड़े संकटों के बांटा है। पहला था 47 के विभाजन का दर्द, दूसरा था 60 के दशक में लगातार हुए युद्ध और अकाल, तीसरा था 75 का आपातकाल और गुहा का मानना है कि हम आज जिस दौर में हैं वो देश का चौथा संकट है। यहीं से हम अपने चौथे और आखिरी हिस्से में प्रवेश करते हैं। चौथा, लोकतांत्रिक संकट। विद्वान इसे आज के भारत का स्ट्रेस टेस्ट कहते हैं। आइए समझते हैं कि आज के दौर में इस ढांचे के सामने क्या क्या नई चुनौतियां हैं।
जब हम 75 के आपातकाल और आज के दौर की तुलना करते हैं तो रामचंद्र गुहा और कई अन्य विश्लेषकों का शोध एक बहुत दिलचस्प अंतर दिखाता है। 75 में जो हुआ वो एकदम खुला सत्तावाद था, जहां अधिकारों को सीधे कानूनी रूप से सस्पेंड कर दिया गया था। लेकिन इतिहासकार तर्क देते हैं कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वर्तमान शासन मांसपेशीय बहुसंख्यकवाद यानी एक मस्कुलर मेजॉरिटेरियनिज्म का दौर है। उनका मानना है कि आज बिना किसी औपचारिक आपातकाल के ही संस्थाओं का पतन हो रहा है और अल्पसंख्यकों को हाशिए पर धकेला जा रहा है। और ये बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है कि रामचंद्र गुहा आज की स्थिति का आकलन कैसे करते हैं। वो दावा करते हैं कि अब ये देश कोई 50-50 डेमोक्रेसी नहीं रहा। उनके मुताबिक अब ये एक 30-70 का लोकतंत्र है, यानी केवल 30% संस्थाएं और व्यवस्थाएं ही सही से काम कर रही हैं, जबकि 70% का पतन हो चुका है या वो बुरी तरह कमजोर पड़ चुकी हैं। तो ये विफल हो रही संस्थाएं आखिर हैं कौन सी? गुहा मुख्य रूप से 5 स्तंभों की बात करते हैं। राजनीतिक दल, जहां अब कोई आंतरिक लोकतंत्र नहीं बचा। विधायिका, जो बिना किसी ठोस बहस के जल्दबाजी में कानून पास कर रही है। सिविल सेवा, जिसका राजनीतिकरण हो चुका है। हमारी न्यायपालिका, जिसकी स्वतंत्रता पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। और अंत में मीडिया, जिसके एक बड़े हिस्से को शोधकर्ता अब सत्ता की महज एक प्रोपेगेंडा मशीन मानते हैं। संस्थागत पतन के अलावा गुहा, बोस और जलाल जैसे विद्वानों ने कुछ और गहरी दरारों की पहचान भी की है, जैसे उत्तर और दक्षिण भारत के बीच बढ़ती हुई आर्थिक खाई। एक तरफ उत्तर में भारी आबादी है लेकिन संपदा कम है, तो दूसरी तरफ दक्षिण कहीं अधिक समृद्ध है। इसके साथ ही विवादास्पद नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी CAA जैसी नीतियों को ये इतिहासकार एक खतरनाक संकेत मानते हैं, जो उनके मुताबिक देश की धर्मनिरपेक्ष बुनियाद पर ही चोट करता है। ये पूरा विश्लेषण अंततः हमें एक बहुत ही गंभीर और अहम सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या डॉक्टर अंबेडकर की वो संवैधानिक नैतिकता आज के इस सबसे गहरे स्ट्रेस टेस्ट को पास कर पाएगी? क्या संविधान निर्माताओं की वो महान विरासत सुरक्षित रहेगी, या फिर दुनिया का ये सबसे बड़ा लोकतंत्र चुपचाप सत्तावाद के एक नए युग में खिसक रहा है? इन तमाम शोध सामग्रियों से जो तस्वीर सामने आती है वो यकीनन ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि आगे का रास्ता कैसा होगा।